नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूं सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। वेतन बढ़ोतरी और नियमितीकरण की मांग को लेकर सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन जारी है। आपको बता दें, पिछले रघुवर सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर राज्य पुलिस में सहायक पुलिस के रूप में 10,000 के मानदेय पर 3 साल के लिए बहाल किया था। वैसे बहाली के दौरान इन्हें भरोसा दिलाया गया था कि 3 साल के बाद इन्हें नियमित कर दिया जाएगा। वहीं 3 साल की सेवा समाप्त होने पर ये सहायक पुलिसकर्मी नियमित किए जाने और वेतन बढ़ाए जाने की मांग उठाने लगे। इधर वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ने इन सहायक पुलिसकर्मियों की बहाली को रद्द करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद राज्य भर के लगभग 2500 सहायक पुलिसकर्मी आंदोलित हो उठे और पिछले 9 सितंबर से ही हड़ताल पर चले गए। इधर शनिवार को सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराने जमशेदपुर पुलिस लाइन से रांची के लिए निकले, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से इन जवानों को रोक लिया गया, जहां अपने ही विभाग द्वारा सभी सहायक पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन में ही रोक दिया गया, जहां सभी सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठ गए। जवानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। वैसे जवानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहती है तो वे वापस उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे जिस रास्ते पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवा भटक कर पहुंच गए हैं। मतलब साफ है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगार हुए युवा कहीं न कहीं सरकारी उपेक्षा का शिकार होकर नक्सलवाद का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। वैसे यह रास्ता और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये सभी सहायक पुलिसकर्मी विभाग की खामियों और अंदरूनी रहस्य को जान चुके हैं, जिससे ये नक्सली संगठनों के साथ जुड़कर उन्हें लाभ पहुंचा सकते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी सहायक पुलिसकर्मियों के समर्थन में खड़ी है और इन पुलिसकर्मियों की बहाली को रद्द किए जाने को लेकर सरकार को घेर चुकी है। ऐसे में अब सरकार और सहायक पुलिसकर्मियों के बीच जारी जंग का अंत कहां होता है, यह गंभीर मुद्दा हो सकता है। कि अगर हम घर भी जाएंगे तो हम सुरक्षित नहीं है। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें बहाल किया गया। अब ऐसा हो रहा है कि हम ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग मुख्य धारा से भटक जाएंगे। इसी चीज़ को पूछने के लिए, अपना मांग रखने के लिए हम लोग हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हम लोग मिलना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग मिलने के काफ़ी प्रयास कर चुके हैं। प्रयास करने के बावजूद भी वो हमसे नहीं मिलते, इसीलिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ता है। तो ये लोग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए, रेगुलर किया जाए, वेतन बढ़ाया जाए, इसकी मांग। श्रमिक चौक पर बिना मास्क के वाहन चालक के खिलाफ रोड पर उतरे एसडीएम और ट्रैफिक डीएसपी हर आने जाने वाले वाहन को विशेष अभियान चलाकर बिना मास्क पहनकर चलाने वाले चालक पर ऑन द स्पॉट फाइन की प्रक्रिया की जा रही है और उन्हें हिदायत देकर पुनः इस रोड पर जब भी निकले तो मास्क पहनकर जरूर निकले, क्योंकि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि जब 2 पदाधिकारी एसडीएम और ट्रैफिक डीएसपी खुद रोड पर उतरे हैं मास्क पहनकर, तो लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ऐसे 2 बड़े पदाधिकारी हैं जो हर चीज की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए खुद मास्क पहनकर चलते हैं। तो ऐसे में धनबाद की जनता पूरी तरह से मास्क पहनकर वाहन चलाने की आदत बना ले, नहीं तो इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। धनबाद की हर चौक चौराहे पर बिना मास्क वाहन चलाने वाले चालक पर कार्रवाई की जा रही है। 4 चक्के वाहन में भी वैसे लोग जिनको मास्क लगाए हुए नहीं पाए जाते हैं या जिनको क्राइटेरिया रखा हुआ है कि उतने ही लोग सफर करेंगे, तो उसकी भी विधिवत कार्रवाई पुलिस हो रही है। अधिकांशतः केसों में हम लोगों ने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग से लोग कारों में चल रहे हैं, पर जिनका एक अभी आपने देखा कि लोग कहते हैं कोई खास थे, उन्होंने भी अपना फाइन दिया है और वो जा रहे हैं अपना फाइन। स्थानांतरण नियमावली को ताक पर रखकर 74 शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्र से शहर में कर दिया गया स्थानांतरण। 2 साल पहले सभी शिक्षकों का शिक्षक और छात्र के अनुपात को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया था, मगर 2 साल के अंदर ही सारे शिक्षक शहर वापस लौट गए। मामले पर डीईसी का कहना है कि कोर्ट के आदेश और निर्देशक के पत्र को ध्यान रखते हुए जमशेदपुर उपायुक्त से समीक्षा के बाद शिक्षकों का योगदान कराया गया है। जो शिक्षक का योगदान दे रहे हैं वह मिठाई खाएंगे, जिनका नहीं हुआ वह आरोप लगाएंगे। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता।
आपको बता दें कि 2 साल पूर्व 79 शिक्षकों का शिक्षक छात्र अनुपात को देखते हुए शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों स्कूल मर्ज होने के बाद छात्रों की संख्या स्कूल में बढ़ गई, जिसके बाद स्थानांतरण नियमावली को ताक पर रखते हुए तथा इन सारे शिक्षकों का स्थानांतरण हाईकोर्ट में विचाराधीन रहने के बाद भी इनको योगदान करा दिया गया। मामले पर पोटका विधायक का कहना है कि पोटका से 37 शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया, वहीं पोटका में मात्र 7 ही शिक्षक भेजा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मैं शिक्षा मंत्री से बात करूंगा, न्यायिक जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं समाजसेवी जयराम हासदा का कहना है कि इन शिक्षकों के स्थानांतरण पर पूर्व में सचिव के आदेश पर जांच कराई गई थी। इसके बाद सारे शिक्षकों का स्थानांतरण को रोक लगा दी गई थी। इसके बाद अचानक सारे शिक्षकों को शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। डीईसी विनीत कुमार का कहना है कि जून 2019 में ही सभी शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया था। किसी कारण से इस पर रोक लगी हुई थी। इसमें हाई कोर्ट के आदेश और निदेशक के पत्र के आधार पर सारे शिक्षकों को योगदान कराया जा रहा है। जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है वह मिठाई खाएंगे, जिनका नहीं हो पाया वह आरोप लगाएंगे ही। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, यह कहना है डीएससी साहब का। ट्रांसफर हुई है, ये नियम विरुद्ध ट्रांसफर हुई है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी दोषी पदाधिकारी है इनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसलिए हम लोग माननीय राज्य के शिक्षा मंत्री से भी इस विषय में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो पोटका विधानसभा पोटका प्रखंड में जो शिक्षक कमी है और कमी को दूर किया जाए और साथ साथ इस जो मामला कोर्ट में है और नियमावली का विरुद्ध इसको स्थानांतरित किया गया है, इसको संज्ञान में लिया जाए। इसी साहब से समीक्षा करके योगदान का आदेश जो सही है, जो छात्र जहाँ कम है वहाँ अगर हुआ है तो उसको रोका गया। यही सब देख करके विसंगति जो था तो उस 13 टीचर को रोक दिया गया और बाकी 74 को योगदान का आदेश दिया गया, न कि स्थानांतरण। मैंने स्थानांतरण नहीं किया है, योगदान जो स्थानांतरण हो चुका था उसका मैंने योगदान का आदेश दिया है विभाग और के आदेश से। जमशेदपुर के लगभग 1800 जवान आज हड़ताल पर हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सभी होमगार्ड जवान हड़ताल पर चले गए हैं। पोटका विधायक संजीव सरदार का मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। होमगार्ड जवानों का कहना है कि बिहार की तर्ज पर सारी सुविधाएं झारखंड में भी होमगार्ड जवानों को दिया जाए। महिला और पुरुष होमगार्ड जवान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि पूर्व की सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मांगे पूरी की जाएगी, मांग पूरी नहीं की गई। वहीं वर्तमान सरकार द्वारा भी चुनाव के समय आश्वासन दिया गया कि सभी होमगार्ड जवानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आज सभी होमगार्ड जवान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनका कहना है कि बिहार की तर्ज पर सभी होमगार्ड जवानों को सुविधा मिलनी चाहिए। साथ ही 1800 जवानों में से 800 जवान को ही ड्यूटी पर लगाया जाता है। बाकी 1000 जवान को ड्यूटी पर नहीं लगाए जाने से खुद जवानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। इसलिए सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी पर लगाया जाना चाहिए। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ पे जो है हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द संजीव सरदार जी से मिलने आया था, उनको अपना मांग पत्र दिए हम लोग। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो हमारा बगल स्टेट बिहार में जितनी भी मूलभूत सुविधाएं जो है होमगार्ड को मिल रही है वो हमें दे दिया जाए। तो माननीय विधायक जी ने ये आश्वासन भी दिया है कि थोड़ी सी देर होगी लेकिन हम लोग इस पर काम करेंगे। कोरोना संक्रमण काल में गत 6 महीने से धनबाद रेल मंडल की तमाम ट्रेनें बंद हैं। प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेनों के बाद फिलवक्त राजधानी समेत कुल 3 ट्रेनें धनबाद रेलवे स्टेशन से होते हुए गुजरती है। यात्रियों के बढ़ते दबाव को लेकर धनबाद रेल मंडल ने 5 ट्रेनों के परिचालन की अनुमति मांगी थी। इनमें बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ साथ दक्षिण भारत की ट्रेनें भी शामिल थी, पर धनबाद को सिर्फ एक ट्रेन लुधियाना एक्सप्रेस चलाने की अनुमति मिली है। यह ट्रेन आज रात धनबाद से फिरोजपुर के लिए रवाना होगी। परिचालन के दौरान क्या कुछ बरती जाएगी। ट्रेनों की संख्या कम होने की वजह से लुधियाना एक्सप्रेस पर यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। साथ ही वैसे यात्री जो विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से धनबाद पहुंचेंगे उन्हें धनबाद रेलवे स्टेशन पर ही कोरोना वायरस टेस्ट से गुजरना होगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो उन्हें कोविड अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा अथवा घर में पर्याप्त सुविधा रहने पर होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाएगी।
आपको बता दें कि लुधियाना के अलावा धनबाद रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेनें और गुजरेंगी, जिसमें हावड़ा, इंदौर और सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस शामिल है। जबकि पूर्व में राजधानी एक्सप्रेस समेत कुल 3 ट्रेनों का परिचालन धनबाद रेलवे स्टेशन से होकर कराया जा रहा है। रेल पदाधिकारियों की माने तो धनबाद आने वाले यात्रियों की ही संख्या अधिक होने पर उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना एवं सभी यात्रियों की कोरोना जांच करवाना एक चुनौती होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, धनबाद जिला प्रशासन एवं रेलवे अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक एवं ब्रीफिंग रखी गई है, जिसमें भीड़ मैनेजमेंट रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये नई गाइडलाइन आज से हम लोग को मिलने वाला है। अभी पूरा गाइडलाइन हम लोग को मिला नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ आज रात से खुलेगी तो दिन में हम लोग को शाम तक गाइडलाइन आ जाएगी। कोविड जांच संबंधी सूचना तो आई है, पर वैसे हमारा ऑफिस खुलता है 10 बजे। अभी CIT महोदय हमारे आए हैं, जो भी को सब देखते हैं। रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के संभावित परिचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अपनी सतर्कता को बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना काल से ही सक्रिय है। ऐसे में ट्रेनों के संभावित परिचालन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अपनी टीम को रेलवे स्टेशन में यात्रियों की स्वास्थ्य जांच का निर्देश जारी की है। इसके तहत प्रतिनियुक्त सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया और मौके पर ट्रेनों में सवार होने वाले तथा उतरने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य की जाँच के लिए नियम कानून बताया। मौके पर मौजूद प्रभारी डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग रेलवे स्टेशन पर महामारी से शहर को बचाने के लिए पूरी तरह सतर्क है। सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ये टीम यहाँ रेलवे में पहले से काम कर रही है। ये लोगों का स्क्रीनिंग करती थी। अब स्क्रीनिंग के साथ साथ इनकी जिम्मेदारी हो गई है जांच करने की भी, स्वाब टेस्ट करने की भी। जो धनबाद में पैसेंजर आ रहे हैं उनका स्वाब टेस्ट इनको करके बताना है कि वो कोरोना से पीड़ित हैं या नहीं पीड़ित हैं। इसी संदर्भ में जिला प्रशासन के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाएगा और वो कल सुबह से ये 6 बजे से 24x7 बनाया गया है प्रोग्राम। 24 घंटे यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत काली मंदिर में अज्ञात चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला काटकर मंदिर में रखे दान पेटी को तोड़कर लगभग 15,000 रुपए चुरा लिए हैं। हालांकि चोरों की करतूत CCTV कैमरा में कैद हो चुकी है। उधर सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचा तो मंदिर खुला देख उसके होश उड़ गए और आगे जैसे ही बढ़ा तो दान पेटी टूटा हुआ देख समझ में आ गया कि चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया है। वैसे इस मामले में शनिवार को स्थानीय थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। वहीं पुलिस ने आश्वस्त किया है कि CCTV फुटेज के आधार पर चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसमें लगभग 15,000 रुपया जो कि स्थानीय भक्तों के द्वारा जमा की गई थी उसकी चोरी हो गई है। और हम लोगों के मंदिर प्रांगण में CCTV कैमरा लगा हुआ है ना। संभावना है कि जो भी ये कृत्य हरकत किया है, जो भी ये दुष्कर्म किया है, उसका संज्ञान बहुत जल्दी लिया जाएगा। हमने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को विधिवत रूप से दे दी है और इस घटना से हम लोग बहुत, मंदिर कमेटी पूरी तरह मायूस है। चांडिल प्रखंड के आसन बनी पंचायत अंतर्गत कांदरबेड़ा के PDS दुकान में बायोमेट्रिक सिस्टम से नेटवर्क नहीं आने के कारण कार्डधारियों को परेशानी हो रही है। बायोमेट्रिक सिस्टम में ठेपा लगाने के लिए PDS दुकानदार के साथ कार्डधारियों को 4.5 किलोमीटर दूर स्थित चिलगू के हरमिंदर आना पड़ता है, जहां बायोमेट्रिक सिस्टम में नेटवर्क आने पर कार्डधारियों का ठेपा लगता है तथा कार्डधारियों को राशन मिलती है। कार्डधारी रांगा माडी ने बताया कि लॉकडाउन में गाड़ी नहीं चलने के कारण 4.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है राशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम में ठेपा लगाने के लिए। जिस दिन राशन मिलता है उस दिन राशन लेने में सारा दिन गुजर जाता है, बाकी का कोई काम नहीं होता है। जितना राशन का दाम नहीं होता उससे ज़्यादा भाड़ा ही लग जाता है। वृंदावन सिंह ने बताया कि कभी कभी सिस्टम में ठेपा नहीं लगने के कारण वैसे ही वापस जाना पड़ता है। PDS दुकानदार ने बताया कि गाँव में लगभग 1 साल से बायोमेट्रिक सिस्टम में नेटवर्क नहीं मिल रहा है। नेटवर्क नहीं मिलने की सूचना MO दिया गया है, लेकिन अब तक सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में PDS दुकानदार एवं कार्डधारियों को भी परेशानियां हो रही है। भाड़ा देते हैं? हाँ, भाड़ा देते हैं। कितना लगता है भाड़ा आपका? 10-20 रुपये लगता है। तो जितना चावल का कीमत नहीं उतना दुगना हम लोग को बढ़ाए में ही खर्च हो रहा है। नेटवर्क आ सकता है तो सरकारी सिम दिया है, उसमें पैसा नहीं लगता है, हम लोग को रिचार्ज नहीं करना पड़ता है।
शहर में लगातार हो रही बारिश से राहरगोड़ा गदरा पंचायत के रहने वाले शीतल भूमिज का घर टूटकर गिरने से पूरे परिवार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने सामाजिक सेवा संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार सामंत से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें, सामाजिक सेवा संघ पिछले कई सालों से राहरगोड़ा, गदरा, गोविंदपुर, परसूडी, बागबेड़ा क्षेत्र में लगातार लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। उधर कोरोना महामारी को लेकर पूरे लॉकडाउन में कोरोना से बचाव के लिए सरकार की बताए रास्ते पर चलने के लिए लोगों से आग्रह करते आ रहे हैं। उधर बरसात के कारण गरीब असहाय रोज कमाकर खाने वाले शीतल भूमिज के खपरा का घर टूट जाने से सामाजिक सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचकर सीओ को एक लिखित आवेदन दी। वहीं जानकारी देते हुए सामाजिक सेवा संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार सामंत ने कहा कि राहरगोड़ा गदरा पंचायत में रहने वाले शीतल भूमिज खपड़े के मकान में रहता है। पिछले दिन बारिश से घर टूट गया और पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रह रहा है। आज सीओ से मुलाकात कर आपदा से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक सेवा संघ ने मांग की। बरसात में टूट जाने के कारण हम लोग आपदा राहत कोष के तहत मुआवजा दिलाने के लिए सीओ साहब के पास आए हैं और सीओ साहब को एक लिखित ज्ञापन दिया। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त बड़ा हादसा होते होते टल गया जब अस्पताल के छत का प्लास्टर अचानक गिर पड़ा। वैसे ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि इस घटना से कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि उस वक्त अस्पताल में कांग्रेसियों का एक प्रतिनिधि मंडल कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में लापरवाही और सामान्य मरीजों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर एक मांग पत्र सौंपने पहुंचे थे। मांग पत्र सौंपने के क्रम में ही यह हादसा हुआ। इसको लेकर सिंहभूम सांसद प्रतिनिधि लाल बाबू सरदार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अस्पताल के निर्माण में भ्रष्टाचार की बात करते हुए जांच की मांग की है। आपको बता दें कि अभी 3-4 साल पहले ही अस्पताल का नया भवन बनकर तैयार हुआ है और अभी से ही अस्पताल की स्थिति जर्जर हो चली है। निश्चित तौर पर इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अस्पताल के इस भवन के निर्माण में घटिया सामग्रियों के साथ अनियमितता बरती गई है। फिलहाल गम्हरिया प्रखंड कांग्रेस की ओर से अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों के समुचित इलाज और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में तेजी लाने की मांग की है। कोरोना का बहाना लेकर के मरीजों को उपचार नहीं होता है और साथ में जो बहुत ही विनती करने के बाद उनको एक पर्ची काट के दे देते हैं कि नहीं आप बाहर जाइए, बाहर अपना इलाज करा लीजिए। इसी संदर्भ में हम लोग एक मांग पत्र सौंपे हैं। तो ये दुर्भाग्य है, कहीं ना हम लोग तो किसी तरह बचे हैं, लेकिन रोगी जो है वो तो हमको नहीं लगता कि कोई रोगी यदि इधर आता बच पाता। ये काफ़ी जो है ये भ्रष्टाचार है, ये इसमें लूट खसोट हुई है। जमशेदपुर में कोरोना का कहर जारी है। एक ओर जिला प्रशासन कोरोना की रोकथाम को लेकर व्यापक पैमाने पर जांच अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर नियम कायदों को ताक पर रखकर अभी भी ऐसे संस्थान हैं जहां खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इधर जमशेदपुर के मानगो स्थित जयपुर के एक कॉल सेंटर में नियमों की अनदेखी किए जाने की सूचना पर मानगो नगर निगम की ओर से छापेमारी की गई, जहां निगम प्रशासन ने कॉल सेंटर में काम कर रहे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते पाया। वैसे नगर निगम ने कॉल सेंटर प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए भविष्य में ध्यान रखने की नसीहत दी गई। बताया जाता है कि कॉल सेंटर में शिफ्टिंग का काम चल रहा था, इसलिए भीड़ भाड़ ज़्यादा था। वैसे निगम की छापेमारी के बाद आसपास के दुकानों एवं संस्थानों में हड़कंप मच गया। के लिए लोगों ने एक जगह बैठे हैं, तो हम लोगों ने नोटिस दिया इनको कि अगर आइंदा ये इसकी पुनरावृत्ति होती है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। कॉल सेंटर चलता है, कॉल सेंटर में जैसे